अध्याय 961 खुशी 2। जियो हुआंग ने किन गैंग की पहेली पर नजर डाली, फिर लिटिल केक की ओर देखा, मुंह बनाया और कहा, कोई बात नहीं, झिंजियांग को मैं लात मारूंगा। यह कहने के बाद लिटिल रेड ने लात मारी और अपना सिर उठाया। छोटे केक की ओर देखकर मुस्कुराया, देखो, अब अराजकता खत्म हो गई है, हम जा सकते हैं। छोटा केक। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों बच्चों ने कैसे बातचीत की। संक्षेप में, वे अंततः एक समझौते पर पहुंच गए। वे बालवाड़ी नहीं जाना चाहता था और शादी करने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन हुआ जिया म्यू दो बच्चों को लेने के लिए बालवाड़ी गया। बस कार में चढ़ा, लिटिल केक पहले से ही अपना मुंह खोल रहा था और कहा, चाचा, मैं लिटिल रेड से शादी करना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, मैं भी लिटिल केक से शादी करना चाहता हूँ। जियाओ होंग ने और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। जू जियामू के पैर थोड़े कांपने लगे। उसने गैस पेडल पर पैर रखा और इतना डर गया कि उसने फिर से ब्रेक पर पैर रखा, जिससे कार सड़क के किनारे रुक गई। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद उसने उन दोनों को समझाने के लिए अपना मुंह खोला। बच्चा, अंकल और ल्यूक कैनियन जैविक भाई हैं। कानूनी तौर पर हम परिवार हैं, इसलिए आप दोनों कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते। लिटिल केक, आप लिटिल केक के बड़े भाई हैं। हांग, तियो होंग, आप तियो बान गोत की छोटी बहन हैं। आप दोनों भाई बहन हैं, आपकी शादी नहीं हो सकती। हुआ गया मोक कुछ हद तक असमंजस में था। अंत में वह खुद नहीं जानता था कि इसे इस तरह कैसे समझाया जाए। ठीक है। वह कुछ देर गाड़ी चलाता रहा, फिर दोबारा समझाने वाला था। तभी लिटिल केक ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, अंकल, मैं आपसे तलाक लेने की भीख मांगती हूँ। कार फिर रुकी। अंकल, अंकल और आंटी, कृपया उठें। तलाक के बाद मैं टियो हांग से शादी कर सकता हूँ। जू गिया मोक ने हमेशा दोनों बच्चों को लाड प्यार दिया है। अब वह अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। दांत पीसते हुए बोला, तुम तलाक नहीं ले सकते। अगर तलाक भी मिल जाए तो तुम दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम दोनों खून के रिश्तेदार हो। जियो हुआंग चुप रहा और झू जिया म्यू को पलके झपकाते हुए देखा। आंखें फाड़े बोला, पिताजी, मैंने फैसला किया है। अब से मैं लिटिल केक के साथ खून का रिश्ता खत्म कर दूंगा। स्मार्ट लिटिल केक ने तुरंत कहना शुरू किया, इस तरह से हम साथ रह सकते हैं, पहले से ही चुंबन। हुआ जियामू ने एक गहरी सांस ली। सांस रोककर सीधे अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा। गैस पेडल पर पैर रखा, कार को किंडरगार्टन के दरवाजे की ओर मोड़ दिया, दोनों बच्चों को उठाया, उन्हें शिक्षक को सौंप दिया और कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। जब जियो होंग पहली बार देश में वापस आने के बाद जियाओ बान गोट के अलावा लू जिननियान, कियाओ एन हाओ और हुआ जिया म्यू दोनों ही अजनबियों से थोड़ा डरते थे। जियाओ होंग, हुआ जिया म्यू के लिए वह बच्चा था जिसे खोया हुआ समझा गया था, वापस आ गया, और यह एक लड़की थी। पापा हमेशा अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार करते थे, इसलिए हुआ जिया म्यू हमेशा धैर्यपूर्वक जियाओ होंग को लाड प्यार करता था। सच में लाड प्यार करता था। जियाओ होंग के पास कोई विकल्प नहीं था, यहाँ तक कि जियाओ होंग को जिससे सबसे ज्यादा डर लगता था वो था सोंग जियांग से। अब उसे डर नहीं लगता था। आखिरकार वे खून के रिश्तेदार थे। जियाओ होंग की फिर से जू जिया म्यू से मुलाकात के बाद इसके विपरीत वह और भी डर गया। उससे चिपकना पसंद करता है, क्योंकि चाहे वह कितना भी शरारती क्यों न हो, वह उसे अनदेखा कर देता है। आज की तरह टोंग जियांगसी व्यस्त था और थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला गया। जियो हांग खिलौने के कमरे में था, पीने के बारे में सोच रहा था। दूध तुरंत हुआ जिया मूक को बताया। हुआ जिया मोक दूध लेने के लिए नीचे चला गया। पूरी बात में केवल 5 मिनट लगे। इन 5 मिनटों के दौरान
जियो होंग स्थिर नहीं बैठा, स्लाइड से नीचे सरक गया। नीचे एक मोटा कालीन था। यह बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। बच्चा खड़ा होने और खेलना जारी रखने वाला था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और फिर बच्चे का मुंह दरवाजे से टकराया और वह रोते हुए जमीन पर गिर गया। हुआ जियामू इतना डर गया कि उसकी आत्मा उड़ गया और उसने दूध की बोतल एक तरफ रख दी। एक तरफ तुरंत चला गया। जियो हांग को गले लगाया, जितना संभव हो उतना कोमल होना चाहता था। जियो हांग ने एक मोती की तरह एक छोटा सा चेहरा लटका दिया। अन्याय महसूस किया और पिटाई की उसने हुआ जियामू के सिर पर मुक्का मारा और उससे उसी लहजे में कहा जो सोंग जियांगसी अक्सर उसे सिखाया करता था, बेवकूफ, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? अध्याय 962 खुशी 3। लू कियाओ और उसके पति स्नेही हैं। एक, बचपन से वयस्कता तक कियाओ एनहाओ एक अमीर परिवार में रहती थी और कुछ हद तक बिगड़ैल थी। लू जिन नियन को छोड़ने के आधे साल बाद वह एक अमीर परिवार में रहती थी। अकेले रहना, बिजली का भुगतान करना, सफाई करना, प्रकाश बल्ब बदलना, मूल बातें जो उसने धीरे धीरे सीखीं। शादी करने के बाद वह उसके द्वारा लाड़ प्यार में थी। ऐसा लगता था कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार क्यूअन हाओ के पास धीरे धीरे उस पर निर्भर रहने की आदत। क्यूएन हा गर्भवती नहीं हो सकती थी। दो क्यू चाचियों के लिए लिटिल केक उनका प्रिय बच्चा था। चाची अक्सर बच्चे से मिलने के लिए कारण ढूंढती थी। बीजिंग में आज तापमान अचानक गिर गया जब ल्यूक कैनियन घर लौट आया और कुछ बार छींकने के बाद जैसे ही चाची लिटिल केक से मिलने आईं, उन्होंने दिखावा करने का अवसर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि वह बच्चे को संक्रमित कर देंगी। नहीं। दो शब्द कहने के बाद वह बच्चे को कियाओ परिवार में वापस ले आईं। क्यूएन हाओ को ल्यूक कैनियन की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। उनकी बीमारी गंभीर नहीं थी। ट्रोंग निश्चित नहीं कि क्या यह उसकी चाची ने जो कहा था उसके कारण था। शाम के 9 बजे यह वास्तव में एक अच्छा समय था। वह अक्सर अस्पताल नहीं जाता था। आज श्रीमती ट्रान को कुछ काम था और वह कैंप 2 वियन में नहीं रह रहा था, इसलिए ल्यूक कैनियन अकेले ही चला गया। स्वाभाविक रूप से कियाओ एन हाओ ने अकेले ही उसकी देखभाल की। घर में एक अतिरिक्त दवा थी, लेकिन जब से वे शादी कर चुके थे ऐसा लग रहा था कि केवल उसने ही दवा को छुआ है। दवा का डिब्बा। कियाओ एन हाओ उसे ढूंढने गया और उससे पूछा, हनी, दवा का डिब्बा कहाँ है? वह कहाँ है? उसकी आवाज थोड़ी कमजोर थी। टीवी कैबिनेट के नीचे। उसे ढूंढने के बाद दवा लेने के बारे में सोचते हुए उसने आदतन उससे पूछा, मुझे सर्दी के लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए? दवा? क्या आप कुछ सूजन रोधी गोलियां लेना चाहते हैं? कितनी गोलियां? ल्यूक कैनियन बहुत नाराज था, लेकिन वह क्यूआन हाओ के सवालों से अधीर नहीं था। उसने बात करना शुरू करते हुए जवाब दिया, अपने थके हुए शरीर को हिलाते हुए। उसकी आवाज कोमल थी। दवा का डिब्बा यहाँ लाओ। कियाओ आन हाओ ने आज्ञाकारी ढंग से सुना। लू जिन नियान ने चुना 2 प्रकार मेरे लिए दवा। क्यूएन हाओ ने पानी तैयार नहीं किया। जल्दी से नीचे की ओर भागा। बेडरूम का दरवाजा बंद नहीं था। वह बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर इंतजार किया, फिर एक स्पष्ट आवाज सुनी। यह एक गिलास के गिरने की आवाज थी जमीन पर। ल्यूक कैनियन को परवाह नहीं थी कि वह अस्वस्थ थी। वह जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला और बाहर भाग गया। उसे जमीन पर टूटे हुए टुकड़े उठाने के लिए नीचे बैठते हुए देखकर वह जल्दी से चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे करने दो, साफ करो, मैं दस्ताने लेने जाऊंगा। क्यूएन हाओ ने जल्दी से दस्ताने पकड़ लिए। उसने उसके पीले चेहरे को देखा। वह बस खुद दस्ताने पहनना चाहती थी और उन्हें लेने जाना चाहती थी, लेकिन वह सबसे पहले उन सभी को खत्म कर दिया। जमीन को उठाते और साफ करते हुए, फिर खुद के लिए एक कप पानी डाला।
उसका हाथ पकड़कर ऊपर की ओर चल पड़ा। ल्यूक कैन नियन ने दवा ली, फिर आलस से बिस्तर पर लेट गया। क्यूएन ने उसके हाथ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, माथे और भी गर्म पाया। उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। परिणाम केवल उसके लिए परेशानी लाया और वह उसके द्वारा खराब हो गई। घर में कुछ चीजें अभी भी यह नहीं जानते हुए कि इसे कहाँ रखा जाए। उसकी आंखों में अपराध बोध का एक संकेत दिखाई दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, लू जिनियन, क्या मैं आपकी पत्नी होने में बुरी हूँ? ओह! ल्यूक कैन नियन ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उन्हें थोड़ा खोला, जैसे कि आश्चर्य हो रहा हो कि उसने अचानक ऐसा क्यों कहा। अध्याय 963 खुशी 4 शादी के 3 साल बाद तुम अभी भी वही हो जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हो। फिर भी जब तुम बीमार थे तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाया। क्या मैं इतना बुरा था? ऐसा मत कहो। ल्यूक कैन नियन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। क्यूएन को भी पता था कि उसने उसे बिगाड़ दिया है। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन जब उसने सिर हिलाया तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। इसलिए उसने अपना सिर उठाया और गुस्से से उसे घूरा। ल्यूक कैन नियन ने उसकी छोटी सी नज़र को देखा, चेहरा उसे धीरे से मुस्कराया, अपना हाथ उठाया, उसके गालों को रगड़ा, फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर गले लगा लिया। हालांकि मैं तुम्हें इस तरह पसंद करता हूँ। मुझे महसूस करने दो, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। उसकी दोषी मनोदशा एक पल में उसके द्वारा कहे गए इस एक वाक्य की वजह से भावनाओं से भर गई। ल्यूक कैन नियन ने उसके बालों को छुआ, अपनी आंखें बंद की, उसके बालों को चूमा और फिर काफी देर के बाद उसने कहना जारी रखा, मैं तुमसे भी अच्छे से पेश आने की उम्मीद नहीं करती। जब तक तुम मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने देने के लिए सहमत हो, बस इतना ही काफी है। क्याओ एन हाओ अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। कहते हैं, प्यार की हमेशा अहमियत होती है। यह समय है, दो लोग लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। निश्चित रूप से अलगाव और घर्षण होगा, लेकिन शादी के इतने सालों में वह एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझने लगे थे। चाहे 3 साल पहले की बात हो या अभी 3 साल पहले की, वह हमेशा उसके प्रति वफादार रहा। ऐसे पति से शादी करके आप और क्या चाह सकते हैं? किसके लिए? ल्यूक कैन नियन, मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? एक साधारण वाक्य ने उसके चेहरे पर सहजता ला दी। क्याओ एन हाओ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें इतना क्यों पसंद करता हूँ? 2 क्याओ एन हाओ की झाओ मान के साथ डेट थी। डेट खत्म हो गई। 6 बज रहे थे, शाम के 12 बजे। जब लू जिनियन काम से छुट्टी लेकर घर आया तो वह उसे लेने के लिए चला गया। उसकी कार उस दुकान के सामने खड़ी थी जहां वह बैठी थी। क्यूएन हाओ सड़क पार करके चला गया। ल्यूक कैन नियन सड़क के किनारे रुक गया, उसका इंतजार कर रहा था। वह जल्दी से उसके पास आई। उसका सेल फोन अचानक बज उठा। जब वह फोन का जवाब देने के लिए टटोल रही थी तो उसे एक गुजरती हुई मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। सौभाग्य से ल्यूक कैन नियन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसे खींच लिया, समय रहते उसकी बाहों में समा गया। अभी स्थिति बहुत खतरनाक थी। उसका स्वर थोड़ा गुस्से वाला था। क्यूएन हाओ, तुम चलते समय भी फोन पर क्यों हो? क्या तुम जानते हो यह कितना खतरनाक है? क्या अगर मैं इसे छू लूं तो क्या होगा? क्याओ एन हाओ के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह गुस्से का सामना कर रही थी। उसने अपने होंठ काटे, फिर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने छोड़ दिया। क्याओ एन हाओ ने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन उसने भी छोड़ दिया। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा,
केवल तभी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। केवल तभी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या तुम इस तरह से बेपरवाह होने की हिम्मत करोगे? एक साधारण वाक्य ने उसके दिल में भरा गुस्सा गायब कर दिया। उसका चेहरा कोमल हो गया। उसने उसका हाथ थामा और कार में बैठ गया। केवल मेरे बगल में रहने से ही मैं हिम्मत कर सकता हूँ इस तरह से बेपरवाह हो जाओ। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। 16 साल पहले मैं तुमसे प्यार करता था, तुम भी मुझसे प्यार करते थे। किसी ने भी इसे कहने के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। यह मेरे दिल में एक प्यारा सा रहस्य है दिल। 16 साल बाद मैंने तुमसे शादी की, तुमने मुझसे शादी की। हर दिन जब सूरज की रोशनी घर में आती है, मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ और तुम्हें देख सकता हूँ। उसके बाद मैं अभी भी तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है जिंदगी। अध्याय 963 खुशी 4। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम अभी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो तुम मेरी अच्छी तरह से देखभाल भी नहीं कर पाते। क्या मैं बहुत बुरा? ऐसा मत कहो। ल्यूक कैन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। क्यूएन को भी पता था कि उसने उसे बिगाड़ दिया है। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन जब उसने सिर हिलाया तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। इसलिए उसने अपना सिर उठाया और गुस्से से उसे घूरा। ल्यूक कैनियन ने उसकी छोटी सी नज़र को देखा चेहरा। उसे धीरे से मुस्कराया, अपना हाथ उठाया, उसके गालों को रगड़ा, फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर गले लगा लिया। हालांकि मैं तुम्हें इस तरह पसंद करता हूँ। मुझे महसूस करने दो, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। उसकी दोषी मनोदशा एक पल में उसके द्वारा कहे गए इस एक वाक्य की वजह से भावनाओं से भर गई। ल्यूक कैनियन ने उसके बालों को छुआ, अपनी आंखें बंद की, उसके बालों को चूमा और फिर काफी देर के बाद उसने कहना जारी रखा, मैं तुमसे यह उम्मीद भी नहीं करती कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे। जब तक तुम मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने देने के लिए सहमत हो, बस इतना ही काफी है। क्याओ एन हाओ खुद को रोक नहीं पाई और उसने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया। उससे शादी कर लो। ऐसा कहा जाता है कि प्यार इसका समय है। दो लोग लंबे समय तक एक साथ, निश्चित रूप से अलगाव और घर्षण होगा, लेकिन वह और शादी के इतने सालों में वह एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझने लगा था। चाहे 3 साल पहले की बात हो या अभी 3 साल पहले की, वह हमेशा उसके प्रति वफादार रहा। ऐसे पति से शादी करके कोई और क्या उम्मीद कर सकता है? और क्या? ल्यूक कैनियन, मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? एक साधारण वाक्य ने उसके चेहरे को शांत कर दिया। क्यूएन हाओ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें इतना क्यों पसंद करता हूँ? 2 क्यूएन हाओ की ट्रियू मान्ह के साथ डेट थी। डेट खत्म हो गई। 6 बज रहे थे, शाम के 12 बजे। जब लू जिनियन काम से छुट्टी लेकर घर आया तो वह उसे लेने के लिए चला गया। उसकी कार उस दुकान के सामने खड़ी थी जहां वह बैठी थी। क्यूएन हाओ सड़क पार करके चला गया। ल्यूक कैनियन सड़क के किनारे रुक गया, उसका इंतजार कर रहा था। वह जल्दी से उसके पास आई। उसका सेल फोन अचानक बज उठा। जब वह फोन का जवाब देने के लिए टटोल रही थी तो उसे एक गुजरती हुई मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। सौभाग्य से ल्यूक कैनियन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसे खींच लिया, समय रहते उसकी बाहों में समा गया। अभी स्थिति बहुत खतरनाक थी। उसका स्वर थोड़ा गुस्से वाला था। क्यूएन हाओ, तुम चलते समय भी फोन पर क्यों हो? क्या तुम जानते हो यह कितना खतरनाक है? क्या अगर मैं इसे छू लूं तो क्या होगा? क्याओ एन हाओ के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे।
वह गुस्से का सामना कर रही थी। उसने अपने होंठ काटे, फिर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने छोड़ दिया। कियाओ एन्हाओ ने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन उसने भी छोड़ दिया। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, केवल तभी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, केवल तभी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या तुम इस तरह से बेपरवाह होने की हिम्मत करोगे? एक साधारण वाक्य ने उसके दिल में भरा गुस्सा गायब कर दिया। उसका चेहरा कोमल हो गया। उसने उसका हाथ थामा और कार में बैठ गया। केवल मेरे बगल में रहने से ही मैं हिम्मत कर सकता हूँ इस तरह से बेपरवाह हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। 16 साल पहले मैं तुमसे प्यार करता था, तुम भी मुझसे प्यार करते थे। किसी ने भी इसे कहने के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। यह मेरे दिल में एक प्यारा सा रहस्य है। दिल 16 साल बाद मैंने तुमसे शादी की, तुमने मुझसे शादी की। हर दिन जब सूरज की रोशनी घर में आती है, मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ और तुम्हें देख सकता हूँ। उसके बाद मैं अभी भी तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। यह मेरा सबसे अच्छा समय है। अध्याय 964 खुशी 5। कोई फर्क नहीं पड़ता कि साल कैसे बदलते हैं, मैं केवल आपको चाहता हूँ। साल एक शटल की तरह उड़ गए। 8 साल बहते पानी की तरह बीत गए, धीरे धीरे गुजरते हुए। लिटिल केक और लिटिल रेड आधिकारिक तौर पर स्कूल गए। प्राथमिक विद्यालय। स्कूल में प्रवेश करने से पहले यह मध्य शरद ऋतु उत्सव था। लू जिनियन और लिटिल केक, जू जियामू और सोंग जियांगसी ने त्योहार मनाने के लिए जियाओहोंग, चेंगयांग और कियाओ एंगसिया को कियाओ परिवार में वापस लाया। तुई हान नूसो और लुक कैन नियन क्यूएन हाओ में एक बार दुश्मनी थी। चाची क्यू ने एक बार हान नूसो के साथ अपना रिश्ता छोड़ दिया था, लेकिन अंत में यह हान नूसो ही था जिसने बुरी घटना का कारण बना। दोनों चाची क्यू ने हुआजिया मोक को देखा। बड़े होने पर रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। वयस्कों का एक समूह, 2 बच्चे। बेशक हर कोई बहुत दर्द में था। जू जियामू को केवल जियोहांग के अस्तित्व के बारे में पता चला जब वह 2 साल की थी, लेकिन वह चेंग डांग में भाग गया और उस समय क्यूएन हा को और भी अधिक सहानुभूति महसूस हुई। मध्य शरद ऋतु समारोह के दौरान परिवार सद्भाव और खुश था। लिटिल केक लिटिल हांग के साथ खेलता था। 10 तक शाम हो चुकी थी। दोनों बच्चे थके हुए थे। उनमें से एक त्रिना डांग की छाती पर टिका था, दूसरा क्यूएन हा की छाती पर और सो गया। चाचा क्यू ने जानबूझकर नौकरानी से कमरा तैयार करने को कहा। ल्यूक कैन नियन और हुआजिया मोक चाहते थे कि खड़े हो जाओ। उठकर अपने बच्चे को ऊपर सुलाने के लिए गले लगा लिया, लेकिन त्रिना डांग और क्यूएन हा एक दूसरे से लड़ने लगे कि एक बच्चे को ऊपर गले लगाओ। क्यूएन हा ने त्यू बानन गोट को अपनी बाहों में नीचे रखा, शौचालय में गई, एक गीला तौलिया लिया और बाहर चला गया। देखा कि त्रिना डांग दोनों बच्चों को घूरते हुए बैठा है। उसकी आंखें कोमल और प्यार भरी हैं। उसके चेहरे पर अभी भी प्रशंसा के भाव हैं। क्यूएन हा शौचालय के दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ा रहा, जब तक कि क्यूएन ने दरवाजा बंद नहीं कर दिया। हाओ उन्हें दूर धकेल दिया। त्रिना डांग ने अपना संयम वापस पा लिया। क्यूएन हा ने उज्ज्वल मुस्कान दी और दोनों बच्चों के चेहरे पोंछने के लिए तौलिए लाए। जब तीनों लोग ऊपर से नीचे आए, तो चाची ने मनोरंजन उद्योग के बारे में बात करने के लिए टोंग टोंग तु को खींच लिया। इससे पहले मेरी चाची को मनोरंजन उद्योग में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन त्रिना डांग नामक दामाद के जन्म के बाद से उनकी रुचि सितारों में पुनः जागृत हो गई। सोंग जियांगसी ने अपनी आंटी से बात की और आखिरकार एक डायरेक्टर के पास पहुंची। उसने पूछा, क्या उस डायरेक्टर ने वाकई 7 बच्चों को जन्म दिया है? सोंग जियांगसी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। ठीक इसी समय क्याओ एनहा ऊपर से नीचे आई और उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। कहते हैं,
बिना किसी जुर्माने के इतने सारे बच्चों को जन्म दे पाना भी एक आशीर्वाद है। सोंग जियांगसी जानती थी कि क्यों एनहाओ गर्भवती नहीं हो सकती, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। क्यू एनहा को पता था कि टोंग तुओंग तु का मतलब था, और उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। माँ, पुकारा। माहौल अभी भी शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण था। रात के 12 बजे तक तीनों परिवार क्यू से निकल गए। घर के रास्ते पर त्रिना डांग और क्यू एनहा को एक फोन आया। यह उसका सहपाठी था जो यह बताने के लिए फोन कर रहा था कि उसकी पत्नी ने अभी अभी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और उसे 100 दिन की ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया है। त्रिना डांग ने बधाई दी, बस यह सुनिश्चित किया कि वह जाए और भाग ले, फिर फोन रख दिया। मूल रूप से क्याओ एनजिया यात्री सीट पर बैठी थी और उसे थोड़ी नींद आ रही थी। फोन कॉल सुनने के बाद इस तरह की बातें करके उसने उसे जगा दिया। अध्याय 965 खुशी 6। 8 साल पहले, क्योंकि उसने क्याओ एनहाओ को बचाने के लिए वह चाकू लिया था, उसने मां बनने का मौका खो दिया। ऐसा लग रहा था। 2 शब्द, डॉक्टर, ने उसके दिल में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद, भले ही दूर हो, लेकिन कभी हार मत मानो। पहले जब वह अस्पताल गया तो त्रिना डांग अभी भी उसके साथ जा सकता था, लेकिन उसे लगातार 2 या 3 साल तक पूर्वी और पश्चिमी दवाएं लेते देखना दवा थी। 3 भाग जहर, अंत में सीधे जाने दिया। उस समय उसका स्वभाव हमेशा उसके प्रति सहनशील था, क्योंकि वह दवा लेने में लगी रहती थी और उससे नाराज हो जाती थी। तब से वह हमेशा चुपके से पीती थी, लेकिन कई बार सालों तक अभी भी कर सकती है, गर्भवती न हो जाओ। यह सोचकर क्यूअनहा का मूड और भी खराब हो गया। अगले दिन त्रिना डांग को कुछ काम था। जब वह लौटा तो अपने साथ बड़े छोटे बैगों का एक गुच्छा लाया। क्यूअनहा देखने आया, पता चला यह एक बच्चे का खिलौना था। उसे उसकी शंका समझ में आ गई। उसने समझाया कि उसने इसे अपने दोस्त के लिए खरीदा था। बच्चे का खिलौना नवजात शिशु। 2 खूबसूरत हैंडबैग हैं, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। बिना पूछे क्यूएनहा भी जानता है, यह वही है जो उसने लिटिल केक और लिटिल रेड के लिए खरीदा था। एक योजना। 8 साल पहले से ही त्रिना डांग ने बहुत कुछ खरीदा। कुछ बार वह बच्चों के सामान वाले क्षेत्र में गए। उसे चीजें चुनते हुए देखकर उसकी अभिव्यक्ति बहुत चौकस थी। उसने कैंप 2 वियन में खेलने के लिए जाने का सुझाव देने की पहल भी की। हालांकि वह कुछ भी कहे बिना, वह भी जानती थी कि वह लिटिल केक और लिटिल रेड के साथ खेलना चाहता था। तो उसके दिल में वह वास्तव में बच्चे पैदा करना चाहता था, है न? तुम क्या सोच रही हो? ट्रिन डांग ने उसे बिना कुछ कहे 2 हैंडबैग को ध्यान से देखते हुए देखा, उसके सिर को छूने और पूछने के लिए। क्यूएनहा ने अपने होश में आते हुए अपना सिर हिलाया, मुस्कुराई और विषय बदल दिया। आज रात हम क्या खाएंगे? तुम क्या खाना चाहती हो? छोटी सी चुभन? ठीक है, ट्रिना डांग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए बना दूंगी। क्यूएनहा ने सिर हिलाया। ट्रिना डांग ने उसके माथे को चूमा और बेडरूम में चली गई। खाने के बाद ट्रिना डांग और क्यूएनहा ने लू जिनियन की एक फिल्म देखी। थिएटर में टिकट की कीमत बहुत अधिक थी। ऑनलाइन समीक्षाएं अच्छी थीं। यह देखने में भी काफी अच्छी थी। जब तक वे दोनों घर पहुंचे, तब तक रात के 11 बज चुके थे। रात चेंग यांग ने पहले स्नान किया, कमरे से शॉवर से बाहर आया और उसे गर्म पानी तैयार करने में भी मदद की। सुविधाजनक रूप से उसका पजामा लिया और उसे कुर्सी पर लटका दिया। क्यूएनहा बाथरूम से बाहर आया और उसने देखा कि वह था बेडरूम में नहीं था, इसलिए वह उत्सुकता से उसे देखने के लिए चली गई। फिर अध्ययन प्रकाश देखा। सुबह अंदर से उसकी आवाज आई, इसे कम करने की कोशिश कर रही थी।
जैसे कि डर था कि कोई सुन लेगा। माँ, मैंने पहले ही कहा था, मैं नहीं चाहता बच्चा पैदा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ नहीं चाहती। हाँ हाँ, अभी भी बच्चा चाहती है, मुझे लगता है। लेकिन मुझे बच्चे बहुत तकलीफदेह लगते हैं, इसलिए मैं उसे जन्म नहीं देने दूंगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरी माँ हैं। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? यह मैं नहीं हूँ हाँ हाँ की रक्षा करो, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। माँ, हाँ हाँ मत कहो, मैं मूल रूप से बच्चा नहीं चाहती थी। अगर तुम बुलाती हो तो ऐसा लगता है कि तुम नाराज हो कि उसके बच्चा नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं बच्चे नहीं चाहती। त्रिना डांग ने बोलना समाप्त किया। अभी भी उसके मन में थोड़ा गुस्सा था। क्यूएनहा उदास होकर पलटा और धीरे से बेडरूम में लौट आया। अध्याय 966 खुशी 7। क्यूएनहा बेडरूम में वापस आया। उसे और उसकी शादी की तस्वीर को देखा। वह खाली अवाक रह गया। हालांकि केवल 2 मिनट के बाद उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके बालों को स्थिर देखकर गीले बालों के कारण वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। तुमने अपने बाल नहीं सुखाए, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्यूएनहा ने उसकी आवाज सुनी, तुरंत अपने होश में आई। जल्दी से अपनी नजर हटा ली, अपना सिर घुमाया, उसे देखा और मुस्कुराया। कमजोरी से फोटो की ओर इशारा करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता चला कि तुम बहुत सुंदर हो। त्रिना डांग 2 बार हंसा, हेयर ड्रायर लिया, स्वाभाविक रूप से उसे अपनी गोद में बैठाया और उसके बाल सुखाए। बेडरूम में केवल आवाज थी। हेयर ड्रायर ने जोर से आवाज की। कियाओ एन जिया ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां उसके बालों को सहला रही थीं, धीरे धीरे और धीरे धीरे। लेकिन उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह समुद्र के तल में डूब रहा हो। उसके बाल सूखे थे और वे दोनों बिस्तर पर लेट गए। चेंग यांग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आदतन उसका हाथ उसकी कमर से लिपटा हुआ था। यह उन दोनों के बीच पति पत्नी वाला इशारा था। क्यूएनहा को पता था कि वह क्या करना चाहता है। शायद 2 दिन। अब जब उसने बच्चों के बारे में इतनी सारी कहानियां सुन ली थी तो उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब चेंग डांग ने उसकी नाइटगाउन की बेल्ट खोलनी चाही तो उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। चेंग डांग, मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ। चेंग डांग उसके होठों पर अपने होंठ दबाए। उसके कान में, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उस आदमी की गर्म सांस उसके कान पर लगी, जिससे उसमें खुजली होने लगी। कियाओ एन जिया उससे थोड़ा दूर चली गई, फिर बिगड़ैल होने का नाटक करते हुए बोली, कल है, ठीक है। मैं आज बहुत थक गया हूँ। त्रिना डांग ने अपनी सारी हरकतें रोक दी। उसे घूरता रहा, उसकी दृढ़ता के बारे में सोचता रहा। उसने आगे नहीं कहा, अपना नाइटगाउन ठीक किया, उसे अपनी बाहों में खींचा और विनम्रतापूर्वक कहा, ठीक है। रात गहराती जा रही थी। कियाओ एन जिया को नींद नहीं आ रही थी। उसके बगल में चेंग डांग स्थिर सांस ले रहा था, वह सो रही थी। कियाओ एन जिया ने अपना सिर उसके दिल पर टिका दिया, तेज दिल की धड़कन को सुन रही थी, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे को देखा, वह अभी भी पहले की तरह सुंदर था। उसने देखा, उसकी आंखों के गड्ढे किसी कारण से लाल हो गए थे। उसने बहुत सोचा कि वह उसके लिए एक बच्चे को जन्म दे सकती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। उसे निश्चित रूप से यह पसंद है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 2 लोगों के बीच प्यार का क्रिस्टलीकरण है। दुनिया में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जो किसी पुरुष से प्यार करती हैं और उस पुरुष के लिए बच्चे को जन्म दे सकती हैं, लेकिन फिर भी वह है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी पीठ उसकी ओर थी और वह चुपचाप रो रही थी।
त्रिनाडांग अपने दोस्त की 100 दिन की पार्टी में शामिल हुआ। बहुत से लोग थे, उससे पूछो कि तुम्हारा बच्चा कब होगा। हर बार जब क्याओ एनजिया ये शब्द सुनती है तो उसका दिल दुखता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती है। चेंग यांग उसके बगल में है, उसके कंधों को सहला रहा है, उसे पकड़े हुए है। वाइन ग्लास ने कहा, मुझे बच्चों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बच्चे पैदा करने की तुलना में मैं कुत्तों को पालना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, जब मैं कॉलेज में था मुझे नहीं पता कि शराब पीते समय किसने यह कहा था, जैसा कि मैं चाहता हूँ एक लड़का और एक लड़की है, एक सहपाठी ने कहा। अध्याय 967 खुशी 8। हम सभी के बच्चे हैं, केवल आप ही बचे हैं। एक अन्य सहपाठी ने शराब का एक घूंट लिया, अपना सिर घुमाकर क्याओ एनजिया की ओर देखा। सुंदर भाभी, त्रिनाडांग बहुत सुंदर है, आपका बच्चा भी बहुत सुंदर होगा। अब आप दोनों कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें। अगले साल हम फिर से पूरे महीने पार्टी कर सकते हैं। उसका हाथ चुपचाप मुट्ठी में बंद हो गया। उसके नाखून उसकी हथेलियों में तब तक गड़े रहे जब तक कि वे दर्द करने लगे, लेकिन वह फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। त्रिनाडांग ने उसके कंधों को गले लगाया, ऐसा लगा कि वह इसे समझ गया है, और तुरंत अपना मुंह खोला, दूसरे व्यक्ति को बाधित करते हुए। ठीक है, चलो पहले खत्म करते हैं। अपनी पत्नी से अपने बारे में बात करने की कोशिश करो। तुमने पहले इतना हंगामा क्यों मचाया कि हम आगे नहीं पढ़ सकते। यह सुनकर सहपाठी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, क्या यह संभव है? 7 साल की खुजली के बाद जब भी वे दोनों एक दूसरे को छूते तो बहस करते, न जाने क्यों बहस करना चाहते थे, लेकिन जब वे अलग हुए तो उन्हें अंदर से खालीपन महसूस हुआ। बैठे हुए सभी लोग शादीशुदा थे, जिसकी शादी सबसे पहले हुई थी। बेटा प्राथमिक विद्यालय में था, इसलिए इस विषय पर हमेशा एक ही आवाज उठती थी। क्याओ एंग्सिया को लगा जैसे उसने कोई बड़ी मुसीबत टाल दी हो। उसने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी नजर उस ओर थी, शराब का गिलास थोड़ा घबरा गया था। त्रिनाडांग से पहले, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरे उसे अजीब नजरों से देखें, उसने हमेशा कहा कि वह बच्चे नहीं चाहता था, लेकिन यह नहीं कहा कि वह नहीं कर सकती बच्चे पैदा करने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने अनगिनत तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह गर्भवती थी, उसके दिल में उम्मीद थी, लेकिन अब यह धीरे धीरे निराशा में बदल गई। फिर इस तरह की एक सभा में हर किसी से पूछते हुए कि वह अभी भी क्यों नहीं है, कोई बच्चा नहीं था। उसे लगा जैसे उसे उत्तेजित किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों। वह घबरा गई और बहुत दोषी महसूस करने लगी। 100 दिन की पार्टी दोपहर 4 बजे समाप्त हुई। त्रिनाडांग ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली। क्यूअनहा ड्राइवर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका मूड खराब नहीं था। वह बेडरूम में वापस आ गया और उसे बार बार पत्नी, हाँ हाँ कहकर पुकारता रहा और उसे चूमना शुरू कर दिया। फिर उन दोनों ने सुविधाजनक रूप से वह किया जो उन्होंने पूरा नहीं किया था कल रात। अंत में, सोते समय, क्यूएनहा को पता था कि उसके गर्भवती होने की संभावना बहुत कम थी, और उसने अभी भी गर्भवती होने की सबसे आसान स्थिति के बारे में ऑनलाइन सीखा। आधे घंटे के बाद उसका सेल फोन बज उठा। यह एक फोन था, कॉल लैमवी द्वारा कॉल किया गया। क्यूएनहा लैमवी को जानते थे, वह वही थी जिन्होंने इस कार्यकाल में हुआन एन मीडिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। एक बार उन्होंने त्रिनाडांग के साथ मिलकर फोटो शूट किया था, हालांकि उन्होंने केवल कुछ वाक्य ही कहे थे। उसे यह बहुत अच्छी तरह याद था। क्यूएनहा को यह भी पता था कि लैमवी उसे वास्तव में पसंद करता है और हमेशा उससे संपर्क करने के तरीकों के बारे में सोचता रहता था। ऐसा नहीं
था कि वह अति आत्मविश्वासी थी कि ट्रिनडांग को लूटा नहीं जा सकता, बल्कि वह बेहद आश्वस्त थी कि ट्रिनडांग कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उसे धोखा दिया, इसलिए उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया, ध्यान नहीं दिया। शायद वह उसकी नींद से संक्रमित हो गई थी। वह भी थोड़ी देर के लिए सो गई। जब वह जागी तो यह था शाम के 6 बजे। ट्रिनडांग अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह खाना बनाने के लिए रसोई में गई और उसे एक फोन आया। अध्याय 968 खुशी 9। यह चेंग यांग की माँ थी। फोन की घंटी बजी। कियाओ अनहाव कूड़ेदान के पास बैठी लहसुन छील रही थी। उसने घंटी की आवाज सुनी, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, कुर्सी पर रखे सेल फोन पर नजर डाली, स्क्रीन पर नाम देखा। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत था। उसका दिल डूब गया। एक पल के लिए रुक गई, फिर सुना, माँ। जिया जिया, क्या तुम व्यस्त हो? बहुत समय हो गया जब से तुमने फोन का जवाब दिया है। जैसे ही वह बोल रही थी, चेंग डांग की माँ की आवाज अंदर से आई। नहीं। कियाओ एन जिया ने अपनी पलकें नीचे की और बस इतना बताया, मैं खाना बना रही हूँ। चेंग डांग कहाँ है? वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? उसने थोड़ी शराब पी ली है, इसलिए वह सो रहा है। इस बच्चे ने फिर से शराब पी ली? यह इस तरह है। चेंग यांग की माँ थोड़ी फटकार लगा रही थी। मैंने ज्यादा नहीं पी, कियाओ एन जिया ने जल्दी से समझाया, फिर विषय बदल दिया। माँ, क्या तुमने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है? कुछ नहीं, यह बस। चेंग यांग की माँ ने कुछ पल रुकने के बाद कहा, जिया जिया, तुम और चेंग यांग 8 साल से शादीशुदा हैं, क्या तुम अपने दिल में बच्चा नहीं चाहती? माँ, कियाओ एन जिया को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। चेंग यांग की माँ समझ गई कि वह थोड़ी अचानक थी और फोन पर मुस्कुराते हुए कहा, जिया जिया, वास्तव में जब मैंने फोन किया तो मैंने तुम्हें तुरंत जन्म देने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं कहा। मैं बस तुमसे पूछना चाहती थी, तुम कब जन्म देने वाली हो? आप और चेंग डांग अब युवा नहीं हैं। अब आपको एक बूढ़ी माँ माना जाता है। कुछ वर्षों में मुझे डर है कि आप चाहें तो भी जन्म नहीं दे पाएंगे। जिया जिया, मैंने चेंग डांग को फोन किया, मुझे पता है। उन्होंने कहा कि वह केवल 2 की दुनिया के साथ नहीं, यह जानने के लिए कि आप एक परिवार के लिए हैं। इसके अलावा चेंग डांग एकमात्र बच्चा है। दादाजी अभी भी अपने परदादा को पकड़ने के लिए तत्पर हैं। यह दादाजी की लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा है। जिया जिया, अगर आप व्यस्त हैं तो वह माँ को सुनने के बाद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिया जिया, आप कई सालों के लिए चेंग के साथ शादी कर सकते हैं। एड, उसने लहसुन लौंग को पकड़ने के लिए बल का इस्तेमाल किया। उसके होंठ थोड़ा सा कमरा बेहद शांत था। कियाओ एंग्सिया लगभग 10 मिनट तक स्तब्ध रही, फिर धीरे धीरे कूड़ेदान के सामने बैठ गई, जैसे उसने कभी फोन कॉल नहीं सुना हो, और लहसुन छीलना जारी रखा। उसकी आंख से एक आंसू गिरा, जो लहसुन के छिलके से टकराकर कूड़ेदान में गिर गया। कियाओ एंग्सिया को फोन कॉल मिलने के अगले दिन, चेंग यांग के हुआनिंग मीडिया जाने के बाद, वह अकेले ही अस्पताल चली गई, उस डॉक्टर की तलाश में जो पिछले कुछ सालों से उसकी जांच कर रहा था। अध्याय 969 खुशी 10। डॉक्टर एक मरीज को देख रहा था। कियाओ एंग्सिया ने अपनी बारी आने से पहले आधे घंटे तक इंतजार किया। यह एक और जानी पहचानी परीक्षा थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह डॉक्टर के सामने बैठी और अपने परीक्षा परिणाम को देखा। वह तब तक चुप रही जब तक डॉक्टर ने अंतिम पृष्ठ नहीं खोला। फिर उसने कहा, मेरी स्थिति क्या है? पहले की तरह, लेकिन एक वाक्य, क्या यह सच है कि मुझे गर्भवती होने की कोई उम्मीद नहीं है? डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी, फिर अपना सिर उठाया। मिस क्यू, क्या गर्भधारण की कोई संभावना है?
कियाओ एंगसिया ने बीच में टोका। उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, लेकिन संभावना बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि यह वास्तव में महत्वहीन है ना? वार्ड में बहुत लंबे समय तक सन्नाटा रहा। जब उसने सोचा कि डॉक्टर बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोलेंगे, डॉक्टर की आवाज फिर से आई। उस चाकू को पहले थोड़ा बहुत गहरा घोंपा गया था, जिससे आपके गर्भाशय को गंभीर चोट लगी थी। आपके अंडाशय भी घायल हो गए थे, इसलिए ओव्यूलेशन की संभावना बहुत कम है। अब जब आप इतने सालों से इसका पोषण कर रहे हैं, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है और आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए गर्भधारण की संभावना भी कम होती जा रही है। डॉक्टर को एहसास हुआ कि वह इस मुद्दे पर कितनी क्रूरता से बात कर रहा था। एक पल के लिए रुका और आगे बोला, अगर सुश्री कियाओ, आप वास्तव में एक बच्चा चाहती हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप एक को गोद लेने के बारे में सोचें। वास्तव में बच्चे खुद से पैदा होने की जरूरत नहीं है। रक्त संबंध वास्तव में थोड़ा जादुई है, लेकिन दीर्घकालिक पोषण और गहरी भावनाओं के साथ आप अभी भी एक खुशहाल परिवार बना सकते हैं। कियाओ एक जिया ने अस्पताल छोड़ दिया और उसे कोई भूख लगाई गई। जीन बी हुआंग में डिनर करने के लिए। क्या वह वास्तव में लिन वेई के बारे में जानती है? बहुत कुछ। कुछ देर तक फोन स्क्रीन को घूरते हुए उसने लिन वेई को एक संदेश भेजा। लिन वेई ने जल्दी से जवाब दिया। फिर शौचालय के पानी के रुकने की आवाज सुनी। कियाओ एन हाओ ने संदेश हटा दिया। रविवार, मौसम बहुत अच्छा है। चेंग यांग ने मूल रूप से कियाओ एन जिया को उपनगरों में खेलने के लिए बाहर ले जाने की योजना बनाई थी। कियाओ एन जिया ने कहा कि उसे एक दोस्त से मिलना है और वह अकेली बाहर चली गई। कियाओ एन जिया वास्तव में एक शांत कॉफी शॉप में आई थी, क्योंकि सुबह थी। अंदर बहुत से लोग नहीं थे, कोई ग्राहक नहीं था। वह दरवाजे पर खड़ी थी, चारों ओर देखा, वेटर को नजरअंदाज किया, अंदर चली गई और लिन वेई के सामने बैठ गई। अध्याय 970 खुशी 11। कियाओ एंगसिया ने वास्तव में लिन वेई के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसका फोन लिया। उसके लिए उसने सोचा कि वह चेंग यांग से मिलेगी, इसलिए वह जल्दी आ गई, जानबूझकर सावधानी से कपड़े पहने। जिस क्षण उसने कियाओ एंगसिया को देखा, उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित हो गई। वह और चेंग यांग मासूम थे, लेकिन फिर भी थोड़ा असहज, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। अपना हैंडबैग पकड़े हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मिस कियाओ। कियाओ एंगसिया मुस्कुराई, फिर वेटर को बुलाया, 2 कप कॉफी ली, लिन वेई की ओर मुड़ी, खुलकर अपना मुंह खोला। तुम्हें चेंग यांग पसंद है ना? लिन वेई और भी असहज हो गई, अवचेतन रूप से सोच रही थी कि कियाओ एंगसिया उसके परिवार की रक्षा करने आ रही है। कियाओ एंगसिया वेटर की ओर मुस्कुराई, फिर कॉफी को हिलाया, एक घूंट लिया और फिर से अपना मुंह खोला और कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें चेंग यांग पसंद है। आज मैंने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया, बस तुमसे पूछना था, क्या तुम उससे प्यार करती हो? मैं। लिन वेई ने कियाओ एंगसिया की अभिव्यक्ति को देखा। ऐसा नहीं लगता था कि वह मालकिन से बात करने के लिए यहाँ थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। एक पल के लिए हिचकिचाहट और आखिरकार जवाब नहीं दिया। वास्तव में खेद है, मैं आपके लिए परेशानी लाया हूँ। मैं भविष्य में उससे अपनी दूरी बनाए रखूंगा। कोई जरूरत नहीं है। कियाओ एंगसिया ने लिन वेई को बाधित कर दिया। लिन वेई ने अपना सिर उठाया, कियाओ एंगसिया की आंखों को देखा और बहुत आश्चर्यचकित था, जैसे कि वह समझ नहीं पाया। आइयो एंगसिया ने लिन वेई से बात की। 3 घंटे लगे। शांत। इसके विपरीत लिन वेई को ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी कह रही थी उसे पचा नहीं पा रही थी। कियाओ एन जिया ने वेटर को एक कप कॉफी लाने के लिए बुलाया और आधे से ज्यादा कॉफी पीने के बाद उसने अपना मुंह खोला। मिस लिन,
मेरा इरादा साफ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सहमत हैं? लिन वेई ने कुछ नहीं कहा। अगर आप सहमत हैं, तो मैं जल्दी से आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी। लिन वेई ने अपनी पलकें झुका लीं, फिर भी चुप रही। मिस लिन, आपके लिए यह एक अवसर है। क्या आप वास्तव में इसे नहीं चाहती हैं? लिन वेई के होंठ फड़कने लगे और उसने आखिरकार कियाओ एनजिया को देखने के लिए अपना सिर उठाया। काफी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं सहमत हूँ। कियाओ एनजिया ने जवाब सुना। अध्याय 971 खुशी 12 मई के मध्य में कियाओ एनजिया और चेंग यांग की शादी की सालगिरह थी। महीने की शुरुआत में चेंग यांग ने एक गोल टेबल रेस्तरां में आरक्षण कराया था। फिल्मांकन समाप्त करने के बाद भी वह अभी भी बीजिंग वापस भागा। जब वह कियाओ एनजिया को लेने घर गया तो उसने जानबूझकर उसे एक उपहार भी खरीदा। कियाओ एनजिया को उसका फोन जल्दी मिल गया था। जब वह पहुंचा तो वह पहले से ही तैयार था। जब शाम के 6 बज रहे थे शाम को, चेंग यांग उसे रेस्तरां ले गया। भोजन चुनने और वेटर के मेनू के साथ जाने का इंतजार करने के बाद चेंग यांग ने अपनी जेब से एक उपहार निकाला और कियाओ एनजिया को दिया। शादी की सालगिरह। खुशियाँ। उसका चेहरा फूल की तरह मुस्कुराया। पूछा, यह क्या उपहार है? यह देखकर कि उसका कहने का कोई इरादा नहीं था, सीधे इसे खोलने के लिए आगे बढ़ा। देखा कि अंदर सबसे नया टिफ़नी कंगन था जो चमक रहा था। कंगन? अरे, टिफ़नी अभी बाहर आई। क्यूएनहा ने तुरंत ध्यान दिया। उन्होंने त्रिना डांग को भी डिजाइन दिखाया। कहा, वाक्य बुरा नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर है। पसंद आया? त्रिना डांग ने पूछा। पसंद आया। क्यूएनहा ने इसे निकाला और अपनी कलाई पर पहना। कुछ देर तक अपने हाथ पैर हिलाते रहे। त्रिना डांग ने धीरे से मुस्कुराया। क्यूएनहा ने इसे उतार दिया और ध्यान से वापस डिब्बे में रख दिया और उसे अपने बैग में रख लिया। अंदर से एक ब्रोकेड बॉक्स भी निकाला, उसे उसके सामने रख दिया। यह एक उपहार है जो मैंने आपके लिए खरीदा है। यह एक कलाई घड़ी थी, सीमित मात्रा में। त्रिनद नागज ने इसे सावधानी से बैग में रख दिया। उसकी जेब। खाना जल्दी से लाया गया। दोनों ने खाते समय बात की। माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। खाना खत्म करने के बाद त्रिना डांग ने वेटर को पुएरे चाय लाने के लिए बुलाया। क्यूएनहा ने चाय बनाई। मानक चालें बेहद खूबसूरत थीं। रात गहराती जा रही थी। खिड़की के बाहर रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। क्यूएनहा ने एक कप चाय बनाई। अपनी आंखें त्रिना डांग से हटा नहीं पाई। फिर एक वाक्य कहा, त्रिना डांग, मेरी पूरी जिंदगी में मेरी बस एक ही इच्छा है, वो ये कि मैं उम्मीद करूं कि तुम हमेशा परफेक्ट रहो। त्रिना डांग की आंखें चमक उठीं। तुम्हारे साथ तो सब पहले से ही परफेक्ट है। फिर उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। उसने अपना सिर नीचे किया और कमजोर मुस्कुराई। अपना सिर घुमाया। उसकी निगाह खिड़की से बाहर देख रही थी। थोड़ी स्वप्निल हो रही थी, लेकिन उसके होठों के कोने अभी भी उठे हुए थे। उसके दृष्टिकोण से यह ऐसा था जैसे वह मुस्कुरा रही थी। बहुत देर बाद उसने पलकें झपकाईं, अपना सिर घुमाया, उसे घूरा और कहा, त्रिना डांग, तुम भविष्य में बहुत खुश रहोगे। मैं भी। तुम्हारी खुशी मेरी है। मैं तुम्हें अपनी खुशी दूंगा। तुम खुश हो, मैं भी खुश हूँ। क्यूएनहा ने मुस्कुराते हुए विषय बदला। समय खत्म हो रहा है, चलो भुगतान करते हैं। त्रिना डांग ने सिर हिलाया। सबसे पहले वेटर को बुलाया। जब वह कार्ड स्वाइप करने के लिए मुड़ा तो क्यूएनहा ने 2 कप चाय डाली, जिसमें से एक में उसने दवा डाल दी। जब वह वापस लौटा तो क्यूएनहा ने चाय के कप को देखा। दवा गायब हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, हमेशा की तरह ही। चलो चाय पीते हैं और चलते हैं।
क्यूएनहा ने अपना सिर उठाया, त्रिना डांग की ओर देखा और चाय का प्याला उठा लिया। त्रिना डांग ने मना नहीं किया, अपना सिर नीचे किया और पूरा प्याला पी गया। अध्याय 972 हैप्पीनेस 13। फोर सीजन्स होटल में रूम। क्याओ एंगसिया ने पते के लिए कहा और चेंग यांग ने थोड़ा थक गया क्योंकि वह लौटने की जल्दी में था और कार में सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है जब वे होटल के पास नहीं गए तो वह एक कम आवाज में न हो। बेड लाइटली। हाँ, उसने कुछ देर तक उसे देखा, अपने आप को उसके चेहरे को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाने से रोक नहीं पाई। जब उसने उसके होठों को सहलाया तो आंसू बह निकले, फिर खड़ी होकर चली गई। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए वह होटल से बाहर चली गई। एक जानी पहचानी लाइसेंस प्लेट देखी, वह पहले ऊपर चली गई। कार की खिड़की नीचे की ओर खुली, अंदर लिन वेई थी, जिसने केवल एक साधारण सफेद पोशाक पहनी हुई थी। क्याओ एनजिया ने रोने की इच्छा को दबाने की कोशिश की, अपनी पलकें नीचे कीं। लिन वेई को नहीं देखा, केवल उसे कमरे का कार्ड दिया, फिर थोड़ा काँप उठी, जल्दी से एक वाक्य छोड़ दिया, उसका अच्छे से ख्याल रखना, फिर पलटकर चली गई। इस दुनिया में प्यार के कई प्रकार हैं, लेकिन जो व्यक्ति गहराई से प्यार करता है वह हमेशा एक जैसा होता है, हमेशा उम्मीद करता है कि वह जिस व्यक्ति से प्यार करता है वह सबसे अच्छा है, हमेशा यह भी सोचता है कि वह सही है, कि उसे छोड़ना उसके लिए अच्छा है, लेकिन वह भूल गई जीवन सही नहीं है। कभी कभी खामियां सबसे सुंदर होती हैं, वह उसकी कमियों को पूरा करती है, लेकिन नहीं जानती वह उससे भी अधिक कमजोर है। क्याओ एनजिया ने एक टैक्सी घर ले लिया, सोफे पर लेट गया, दर्द में रोना। अधिकांश यह भी दर्दनाक नहीं था। मैं उसकी वजह से तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ। अध्याय 973 खुशी 14। लिन वेई ने चेंग यांग को देखा, उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थी। यह वह आदमी था जिसे वह शुरू से अंत तक प्यार करती थी। यह सिर्फ एक अफसोस की बात थी कि जब वह उससे मिली तो वह पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत, बेहद परिपूर्ण थी। अपनी वफादारी का वह हिस्सा उसने केवल रात के मध्य में, जब वह गहरी नींद में सो रही थी, उसे अपने दिल में रखने की हिम्मत की। ऐसा नहीं था कि उसने उसके साथ होने का सपना नहीं देखा था, लेकिन उसने यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की कि एक दिन वह आसानी से उसके जीवन के 1 इंच के भीतर होगा। लिन वेई को लगा जैसे वह सपना देख रही थी, एक बहुत ही सुंदर सपना। लंबे समय के बाद उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने एक बड़ी उत्तेजना को सहन किया है। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। एक बिजली का करंट उसके पूरे शरीर से होकर गुजरा, जिससे वह चौंक गई। उसकी उंगलियां बलपूर्वक पीछे हट गईं। लिन वेई ने अपनी उंगलियों को अपने गालों पर सावधानी से रगड़ा, जब तक कि वह गर्म हवा वापस नहीं चली गई। उसने अपना साहस वापस पा लिया, अपना सिर नीचे किया और छुआ उसके होठों में। बिल्कुल सही, पूरी हिम्मत जुटाओ। हालांकि वह जानती थी कि इस आदमी को अब उसकी पत्नी ने नशीला पदार्थ दे दिया है, उसे थोड़ा मनाने की जरूरत थी और वह सब उसके साथ बह जाएगा, लेकिन उसे अभी भी हिम्मत की जरूरत थी। जब उन दोनों के बीच की दूरी केवल 10 सेंटीमीटर थी तो उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे रोकना असंभव था। उसने कंबल के एक तरफ को कसकर पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकें हिंसक रूप से कांप उठीं, फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। 2 जोड़े होंठ करीब आ रहे थे। लिन वेई पहले से ही उसके होठों का तापमान महसूस कर सकती थी। जैसे ही वे उसके होठों को छूने वाले थे, अचानक आदमी का पूरा शरीर कमजोर हो गया और उसने उसे दूर धकेलने के लिए जोर से हाथ बढ़ाया। इस्तेमाल किया गया बल बहुत ज्यादा था। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
और दर्द में बिस्तर पर गिर गई। फिर बिस्तर पर पड़ा आदमी खड़ा होने की कोशिश करता हुआ लड़खड़ाता हुआ बाथरूम में गया। दरवाजा बंद था और अंदर से बहते पानी की आवाज सुनी जा सकती थी। लगभग 2 घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। लिन वेई अभी भी बैठी हुई थी जमीन पर। सहज रूप से अपना सिर उठाया, देखा कि चेंग डांग के कपड़े भीग गए, पानी अंदर से टपकते हुए। यह सबसे लंबा समय था जब उसने कभी ठंडे बौछार की थी। उसका पूरा शरीर ठंडी हवा का उत्सर्जन कर रहा था। जब चेंग डांग ने उसकी ओर देखा तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चेंग डांग ने अभी भी कुछ भी नहीं कहा था, जैसे कि वह बहुत धैर्यपूर्वक उसे घूर रहा था, उसके लिए इंतजार कर रहा था। मेरे मुंह का, उसने गुस्से का एक उछाल खोजा जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वह उसका पति था, उससे बहुत प्यार करता था, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसे दूसरी औरत को दे दिया। तो उसने मुझे नशीला पदार्थ दिया, फिर तुम्हें यहाँ बुलाया और तुम ऐसे ही यहाँ आ गए। उसका लहजा बेहद क्रूर था, जिससे लिन वेई डर से कांप उठी। उसका सिर और भी नीचे झुक गया, उसके आंसू और भी ज्यादा बहने लगे, यहाँ तक कि वह सिसकने लगी। चेंग यांग ने रोने की आवाज सुनी, खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, यह सोचकर कि यह मामला लिन वेई की गलती नहीं थी। उसने एक लंबी सांस ली, फिर अपना सिर घुमाया और पूछा, तुम दोनों ने क्या बात की? लिन वेई ने रोना बंद कर दिया और सिसकते हुए कहा, उसने कहा कि वह चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं। उसने कहा कि वह तुम्हें एक पूरा परिवार नहीं दे सकती, उसे उम्मीद थी कि मैं तुम्हें एक पूरा परिवार दे सकूं। जब उसने ये शब्द कहे तो लिन वेई को पता चला कि जब से कियाओ एंग्सिया उससे बात करने आई थी, तब से उसका मूड बेचैन था। अब वह किसी कारण से शांत हो गई थी और चेंग यांग के होंठ जोर से एक साथ दब गए थे। वह जानता था कि उसने बच्चों की वजह से ऐसा किया था, लेकिन वह अभी भी बेहद गुस्से में था। उसे बच्चा देने के लिए वह उसे छोड़ सकती थी। उस दिन उसने मुझे तुम्हारे रहन सहन की आदतों के बारे में बहुत कुछ बताया। कहा कि तुम्हें ताज़ा दूध पीना पसंद नहीं है, रात में चिकना खाना पसंद नहीं है, सूखा तला हुआ मांस खाना पसंद है। उसने कहा, एक व्यक्ति का पूरा जीवन सिर्फ प्यार के बारे में नहीं होता है, भले ही यह सिर्फ प्यार के बारे में हो, यह सिर्फ प्यार की एक अवधि के बारे में नहीं हो सकता है। उसने कहा, तुम एक खुशहाल शादी, एक पूर्ण परिवार के हकदार हो। उसने तुम्हें कई सालों तक टाला है, वह तुम्हें अब और नहीं टालना चाहती है। लिन वेई ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ। जब उसने आखिरी शब्द बोलना समाप्त किया, जैसे कि अचानक कुछ सोचते हुए, उसने अपना सिर उठाया। शायद वह आज रात चली जाएगी। लिन वेई के बोलने से पहले चेंग यांग ने भयंकर रूप से भौहें सिकोड़ी। उसने समय पर नजर डाली, फिर जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। कियाओ एंजिया बहुत देर तक रोती रही, इससे पहले कि वह रुक पाती। उसने घड़ी की ओर देखा, 2 घंटे बीत चुके थे। उसे डर था कि उसने और लिन वेई ने, बस यही सोचते हुए उसका दिल फिर से दुखने लगा। दुनिया में सबसे दर्दनाक बात उस व्यक्ति को छोड़ देना है जिसे आप प्यार करते हैं। सबसे प्रिय व्यक्ति को किसी और को दिया गया था। आंसू आसानी से नहीं रुकते, लेकिन फिर से भड़क गए और इसे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और इसे कियाओ एंग्सिया के चेहरे पर फेंक दिया। चेंग डांग को उकसाया हुआ लग रहा था। 2 बार एक जियो पर अपनी उंगली की ओर इशारा किया। अंत में अभी भी कुछ भी नहीं कहा। फिर अपनी कमर पर खुद को ऊपर उठाया, मुड़कर बेडरूम के चारों ओर चला गया। सूटकेस के किनारे पर चला गया जिसे उसने पैक किया था। चेंग डांग भी उसके पैर को उठाया था, जो कि वह बहुत अच्छा था, जो कि बहुत अच्छा हो गया था। फिर भी इसे निगलने की कोशिश की, खुद को अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर किया, अपने पैरों को स्टॉम्प करना जारी रखा,
कमरे के चारों ओर घूमते हुए देखा और अंत में चाय की मेज के बगल में एक काले रंग की कचरा बैग देखा। अंदर सभी प्रकार की बोतलें थी। दवा, घर की सारी दवा उसके द्वारा फेंक दी गई थी। कैसे वहां अभी भी बहुत सारे थे। उसकी आंखों में यह तुरंत स्पष्ट हो गया। इन सभी वर्षों में वह गुप्त रूप से थी पीठ पीछे दवाई लेना। दरअसल बच्चों के मामले में उसने बहुत पहले ही सोच लिया था। यह सच था कि उसे बच्चे पैदा करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे यह भी बुरा नहीं लगता था कि बच्चे न हों। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि बच्चे न होने की यह बात कई सालों से उसके दिल में चुभ रही एक तीखी सुई की तरह थी, जो एक जुनून बनती जा रही थी। चेंग यांग ने कुछ देर तक उन चीजों को देखा, अचानक उठ खड़ा हुआ, तेजी से उसके पास गया और उसे अपने गले लगा लिया। जिया जिया, भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? क्याओ एन जिया चुप हो गई। इस गले लगने की वजह से, इन शब्दों की वजह से अचानक उसके आंसू बह निकले। चेंग यांग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। मुझे पता है, मुझे सब पता है। चेंग यांग ने उसे और भी कसकर गले लगाया। लेकिन मुझे परवाह नहीं है, बच्चों की तुलना में मैं तुम्हें ज्यादा चाहती हूँ। आधे साल बाद, क्रिसमस। चेंग यांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे आतिशबाजी दिखाने ले जाओगी? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्याओ एन जिया ने थोड़ा जीर्ण शीर्ण कमरे को देखा, अपना सिर झुकाया और उससे पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा और मुस्कुराया, अपनी सीट बेल्ट उतारी, कार से बाहर निकला और उसके लिए दरवाजा खोला, उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। कमरा बहुत जीर्ण शीर्ण था और अंदर से नमी की गंध आ रही थी। क्याओ एन जिया ने अपना सिर झुकाया और उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और चलता रहा। अंदर लगभग 8 या 9 साल का एक लड़का था, जिसकी त्वचा बहुत गोरी और दिखने में सुंदर थी, बिल्कुल एक लड़की की तरह। त्रिन्हडांग। जैसे ही उसने उसका नाम पुकारा, उसने बच्चे की तरफ हाथ हिलाया। बच्चा बहुत ज्ञानी था और 2 लोगों के सामने चला गया। वह नीचे झुका, बच्चे के कंधे को थपथपाया, क्याओ एन जिया की तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुम हमारे घर आने के लिए सहमत हो? अब से तुम मेरे पिता हो और वह मेरी माँ है, हुआन।